नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड डायरी। और झारखंड डायरी में झारखंड के मुद्दों की चर्चा के लिए हमारे साथ झारखंड से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार जी। आनंद जी, हम झारखंड के कई विषयों की चर्चा करेंगे। झारखंड में इन दिनों हलचल तेज है, नई सरकार बनी है, बहुमत साबित किया जाना है, नया विधानसभा अध्यक्ष मिल गया है, विधानसभा के भीतर हमने कई नए चेहरों को देखा है और ये लोग प्रतिज्ञा लेते दिखे हैं कि हम अच्छा करेंगे। जो जीत कर आते हैं प्रतिज्ञा तो लेते ही लेते हैं, बाद में कैसे भटक जाते हैं, इसका उदाहरण भी झारखंड रहा है। लेकिन हम झारखंड की राजनीति की चर्चा करें इसके पहले हम चर्चित और भ्रष्टाचार की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल की चर्चा करना चाहते हैं, जिन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। लंबे अरसे तक जेल में रही और फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 का हवाला देते हुए इस तरीके से उन्हें जमानत मिली कि कोर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वह फर्स्ट टाइम ऑफेंडर थी और जितनी सजा है, अधिकतम सजा 1/3 वह जेल में काट चुकी थी और इस बीच न तो ट्रायल हुआ था और न ही कोई फैसले की बात थी। तो पूजा सिंघल की कहानी भी हम समझेंगे कि वह बदनाम कैसे हुई, झारखंड में उनका आना कैसे हुआ था, और फिर आगे हम जयराम महतो की भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जयराम महतो का तेवर जो है वह आगे उन्हें परेशानी में डालेगा या फिर झारखंड परेशान होगा, क्योंकि वह बात बात पर कह रहे हैं। कल से एक वीडियो फिर से वायरल है जब वह कह रहे हैं पटक्कर मारेंगे, तो पटक्कर मारेंगे। फिर हम झारखंड के नए विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, क्योंकि यह मिथक और परंपरा टूट गई है कि एक बार जो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बन गया वह दोबारा चुनाव ही नहीं जीतता है, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष बनेगा कैसे। लेकिन इस बार इसका संयोग और इसका सौभाग्य रविंद्रनाथ महतो को प्राप्त हो गया है। तो सबसे पहले पूजा सिंघल, पूरा देश जानना चाहता है, फिर से पूजा सिंघल ट्रेंड कर रही है, जमानत मिली है। पूजा सिंघल की कहानी क्या है, किस तरीके से उन्होंने झारखंड में गड़बड़ी की, किस तरीके से वह झारखंड आई थी, और यदि गड़बड़ी न की होती तो आज कहां होती। आनंद जी। जी नमस्कार ज्ञानेश्वर जी, और आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन है। पूजा सिंघल की बात हो रही थी 28 महीने पहले 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उन पर आरोप यह था कि उन्होंने खूंटी जिले में उपायुक्त रहते हुए यानी डिप्टी कमिश्नर रहते हुए मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी की थी और उसके पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, ये मामला था। मजेदार बात यह है कि जिस मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और 28 महीने जेल में रखा, उस मामले में झारखंड सरकार ने भी जांच की थी और उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। रघुवर दास उस समय मुख्यमंत्री थे। पूजा सिंघल इस बात का बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि टैलेंट अगर मिसलीड हो जाए, मिसगाइड हो जाए, तो उसका क्या असर होता है। बहुत प्रतिभाशाली, बहुत जहीन, बहुत जीनियस स्टूडेंट रही और मात्र 21 साल की उम्र में पूजा सिंघल ने यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा क्रैक की, अच्छी पोजीशन पर थी, अच्छी रैंकिंग पर थी और इसके लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था कि वो इतनी कम उम्र में आईएएस बन गई थी। उनको झारखंड कैडर अलॉट हुआ, 2000 बैच की आईएएस है और 2000 में झारखंड बन गया था, तो झारखंड कैडर उनको अलॉट हुआ और वे शुरू से ही किसी न किसी बात को लेकर विवादों में रही, चाहे दूसरे साथी कर्मचारियों या जो साथी उनके आईएएस थे उनके साथ संबंधों का मामला हो या फिर अधिकारी के रूप में उनका बर्ताव, उनका व्यवहार हो। लेकिन एक बात ये रहा कि वो हमेशा सत्ता शीर्ष के करीबी रही, चाहे वो रघुवर दास की सरकार हो, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार 2019 में बनी, तो सत्ता शीर्ष के हमेशा वो करीबी रही। 2022 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उस समय वे खान सचिव थी, उद्योग सचिव थी और झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी के भी प्रभार में थी। तो इतने सारे विभाग उनको दिया गया था, इतने आरोपों के बावजूद। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो कितने सत्ता शीर्ष के नजदीक वो थी। तो यही हम यही समझना चाहते आनंद जी, हम यही समझना चाहते हैं क्या खूबी थी पूजा सिंघल के भीतर कि वह सभी मुख्यमंत्रियों के करीब हो जाती थी। और आप जैसा बता रहे हैं कि जिस वक्त गिरफ्तारी हो रही थी उनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग थे और झारखंड में तो हम जंगल और पहाड़ की बात करते हैं, आप कह रहे हैं माइनिंग सेक्रेटरी भी थी। तो
रघुवर दास के जमाने में, और आपने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने क्लीन चिट दे दी थी। जी तो पूजा सिंघल में क्या योग्यता आपने देखी कि वह सभी मुख्यमंत्रियों को साथ लेती थी? एक तो उनका जो सब उनकी जो मेंटर थी, जिनको झारखंड में मुख्य सचिव जी, होकर रिटायर की थी, राजबाला वर्मा, उनको आप बेहतर जानते हैं, पटना से ही, जानते हैं। पटना जी, जिला की डीएम रही बिल्कुल। थी। और जब जब लालू पहली बार गिरफ्तार हुए थे, तो उनके आंसू लोगों ने देखे थे, और उस आंसू से राजबाला वर्मा जी, चर्चा में आई। बाद में झारखंड में बड़े जी, महत्वपूर्ण पदों पर रही, मुख्य सचिव होकर रिटायर की। उनसे पूजा सिंघल की काफी नजदीकी थी। और ये खूंटी का अच्छा, मनरेगा घोटाला का जो मामला था, जिसपे राज्य सरकार ने विभागीय जांच कराई थी, उसमें क्लीन चिट दिलाने में राजबाला वर्मा की बड़ी भूमिका थी। और जैसा हम लोग जानते हैं, राजबाला अच्छा। वर्मा इन्फ्लुएंशियल अफसर थी, और सत्ता को कैसे हुँ, अपने कंट्रोल में करना है, जिसका राज उसी की बाला, ये कहावत उनके बारे में मशहूर थी। तो उन्हीं के हुँ, ट्रैक पर, उन्हीं से उन्होंने गुरु मंत्र लिया, और उन्हीं से उन्होंने जो सीखा, सत्ता के साथ रहने का जो गुर, जो हुनर था, उन्होंने पूजा सिंघल ने जी, सीखा। लेकिन अति हुँ, आत्मविश्वास आदमी को कभी-कभी ले डूबता है। तो पूजा सिंघल के साथ भी वही जी, हुआ। उनको लगा कि अब हम अजेय हो गए, हम जो करेंगे उसको कोई देखने वाला नहीं है। सत्ता यहाँ, सत्ता का संरक्षण हासिल है, और मैं इतनी पावरफुल हो गई हूँ कि मुझे कुछ होगा नहीं। चाहे वो उनका एक अस्पताल था, जी, उनके पति जो अस्पताल चलाते थे, वो भुइंहरी जमीन पर था। हुँ, भुइंहरी जमीन, आदिवासी जमीन की वो उसका प्रकार होता है जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। हेमंत सोरेन को भी ईडी जी, ने जिस मामले में गिरफ्तार किया था, वो भी भुइंहरी जमीन का ही मामला था। उस जमीन पर एक आलीशान जी, सुपर स्पेशलिटी पल्स हॉस्पिटल खड़ा हो गया है। इन सब बातों को लेकर हुँ, चर्चा चल रही थी। ईडी इस बीच मनरेगा घोटाले की जांच में आ गया, और 6 मई 2022 को रेड शुरू हुई, और पूजा सिंघल या उनके पति के जो सीए कहे जाते थे, सुमन कुमार सिंह, उनके यहाँ 19 करोड़ हुँ। 31 लाख रुपए बरामद हुए। इसके अलावा पूजा सिंघल का जो 19 अपना करोड़ बैंक रुपए, 19 करोड़ रुपए। 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश। आप तो इतनी आसानी से कह रहे हैं आनंद जी कि 19 करोड़ रुपए बहुत कम राशि होती है। ये नहीं, झारखंड में क्या 19 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़ धीरज साहू के यहाँ रेड हुई थी तो कितने सौ करोड़, क्या बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान सा ये कह देना होता है 19 करोड़, 25 करोड़, 26 करोड़ आप झारखंड वालों के लिए? हम अभ्यस्त हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, आप अभ्यस्त हो गए। या तो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, या तो बिल्कुल ही जी, गरीब लोग हैं, जंगलों पहाड़ों कंदराओं में रहने जी, वाले लोग हैं, या फिर एक तबका ऐसा है जी। जिसके लिए 2-4 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखते। तो ये जो अच्छा। हमारे यहाँ विसंगति है, जो जो आय का जो असमान वितरण है, ये इसी का प्रताप है। जी, और ये सत्ता और ठेकेदारों, बिचौलियों, दलालों, नेताओं का एक जो गठफुट जोड़ और एक जो सिंडिकेट झारखंड में हावी है, वही उसी का नतीजा जी, था। धीरज साहू क्या, हालांकि जो पैसे बरामद हुए थे वो उड़ीसा में हुए थे। उनका शराब का कारोबार है, देसी विदेशी शराब का। तो वो एक हुँ, अलग विषय था। लेकिन ये तो जैसे आलमगीर आलम के पीएस के आदमी के यहाँ पैसे बरामद हुए 32 करोड़ रुपए। तो ये मतलब जब जी, तक आप आंख से देखेंगे नहीं इतने पैसे, तो फिगर तो लगता है 30 करोड़ 32 करोड़ रुपए, लेकिन आंख से जब आदमी देखता है, तब पता चलता है कि भाई, जो आदमी, एक सामान्य परिवार जो 15,000 20,000 में नौकरी करके परिवार पालता है, उस देश के हुँ, नौकरशाहों के यहाँ इतने इतने पैसे बरामद होते हैं। तो ये एक अलग विषय है। भ्रष्टाचार का एक बड़ा गंभीर विषय झारखंड में चलता है। लेकिन पूजा सिंघल के जी, साथ ये हुआ कि उनके सीए के यहाँ से मिले, और उनके अपने बैंक अकाउंट में भी आय से करीब 10 लाख रुपए, शायद मैं, जहां तक मैं सही हूं, उससे ज्यादा बरामद हुआ था। उनके लिए घातक वही हो हुँ, गया, क्योंकि एक आईएएस के नाते उनके आय का पूरा ट्रैक है सरकार के पास, एजेंसियों के पास। उसमें जब आय से अधिक संपत्ति पाई गई, वो इसका कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाई कि इनके पास ये संपत्तियां आई कहां से। और इसी नहीं, इनके पति क्या करते थे जो रांची में इतना बड़ा अस्पताल बना लिए, जिस जो इतनी सुर्खियां बनी, ये क्या करते थे इनके पति, या फिर पूजा सिंघल की ही कमाई थी जो उधर निवेश हो रही थी? देखिए, पूजा सिंघल की ये दूसरी शादी है। पहली शादी उनकी राहुल पुरवार से हुई। राहुल पुरवार हम्म, झारखंड में ही आईएएस अधिकारी हैं। लेकिन जी, इन दोनों का तलाक हो गया, और उसके बाद उनकी शादी अभिषेक झा से हुई, जो हजारीबाग के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि जब पूजा अच्छा, सिंघल हजारीबाग में थी, अभिषेक झा उस समय ऑस्ट्रेलिया में शायद पढ़ते थे या कुछ करते थे, तो हजारीबाग वो हम्म, आए थे, तो किसी तरह से वाकफियत हुई। बाद में दोनों ने शादी कर ली, और अभिषेक झा हम्म, उन्होंने बाद में ये अस्पताल बनाने के काम में कदम रखा। तो ये उनका जो हम्म, जो दूसरी शादी है। लेकिन जो पूजा जी, सिंघल का जो मामला है, उनको 28 महीने लगभग हो गए थे। 11 मई 2022 को गिरफ्तारी हुई, और इस बार भी हम्म, देखिए, इंटेलिजेंट वो कितनी है। अभी उन्होंने खुद अपनी जमानत ले ली। कायदे से जो लेटर होता बिल्कुल, है, वो बिल्कुल, जेल प्रशासन के माध्यम से कोर्ट को जाता है।
पूजा सिंघल ने सीधे हम्म, चिट्ठी लिखी है, सीधे चिट्ठी लिखी, बीएनएस का हवाला देते उन्होंने कहा कि मेरी जो अधिकतम सजा इस मामले में है वो 7 साल हो सकती है। मैंने 28 महीने काट लिए, जी, इसका मतलब 1/3 सजा मेरी पूरी हो गई, मुझे जमानत मिलनी चाहिए। हम्म, और उस ग्राउंड पर उन्होंने खुद ही चिट्ठी लिखकर जमानत ले ली। उन्होंने कोई वकील नहीं किया, उन्होंने कोई जेल प्रशासन के माध्यम से चिट्ठी नहीं भेजी। तो टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट जो है वो गलत दिशा में अगर चला जाता है तो उससे आदमी का देखिए हम ये देखते हैं आमतौर पर ये देखते हैं कि पीएमएलए के मामले यदि छोटे भी हों तब भी आपको निचली अदालत से तो जमानत नहीं मिलती है, जी, लेकिन इन्होंने एक ऐसा रास्ता तलाश लिया 479 का जिसमें अदालत के भी हाथ बंधे हो गए। देखिए अब जेल प्रशासन पत्र लिखता नहीं लिखता, जी। अब तो यह खुद लिख दी और बता दिया कि भाई हमने 28 महीने पूरे कर लिए हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक कर देना, इतनी जल्दी इतने बड़े पदों पर पहुंच जाना, और अभी वो रह जाती, अगर वो जेल नहीं जाती तो अब वो 2-4 साल के बाद चीफ सेक्रेटरी बनती और इतने लंबे समय तक रहती। इसका कोई ये नहीं है। या फिर वो भारत सरकार में चली जाती तो भारत सरकार में बड़े पदों पर पहुंच सकती थी। इतना उनके पास समय था, वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक बन सकती थी, जी, इतनी टैलेंटेड थी, इतनी ज़हीन थी। लेकिन हम्म, अब यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस और जो एक जो लालच होता है, वो कहीं न कहीं इनके एक अच्छे चमकदार करियर को ले डूबा है, यही कह सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए पूजा सिंघल को तो ले डूबा उनके करियर को, जो उनकी आदतें रही और जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हुई। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ जो 19 करोड़ रुपए मिले थे, वो रुपए किसके थी यह जांच तो चल ही रही है, आगे जो होगा देखा जाएगा। जयराम महतो की बात करते हैं। जी, चुनाव तो जीते ही, और चुनाव जीतने के बाद वह खुद कह रहे हैं लोगों से जिनसे जो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं कि गूगल में देख लो मैं ट्रेंड कर रहा हूं। जी, हमने कल एक वीडियो देखा जिसमें वह कह रहे हैं पटक कर मारेंगे, और हमने जयराम महतो का वह वीडियो भी देखा जब वह बिल्कुल दंडवत लेट गए थे, जब वह विधानसभा जा रहे थे, और फिर उन्होंने शपथ ली, अपने ही भाषा में शपथ ली, और फिर उन्होंने जिस तरीके से लोगों का अभिवादन किया। तो यह विधायक बनने के बाद पटक कर मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये राजनीति झारखंड में आगे भी चलती रहेगी। और क्या जयराम महतो इसको ही यूएसपी बनाएंगे? क्योंकि जयराम महतो के ट्रेंड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो चाहते हैं कुछ मुकदमे मेरे खिलाफ हो जाए, जी। सरकार को हिम्मत हो तो जेल भी भेज दे, इससे उनके प्रति जो उनके लोग हैं उनका समर्थन और बढ़ेगा, इसलिए वे तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। तो जयराम महतो का आगे का रास्ता आप किस रूप में देख रहे हैं आनंद जी? देखिए, जयराम महतो एग्रेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, एग्रेशन, जी, हम संविधान में आस्था रखते हैं, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जहां जरूरत होगी एग्रेशन दिखाएंगे। एग्रेशन में, हम्म, एरोगेंस में अंतर होता है। आप आक्रामक बिल्कुल, होइए, आक्रमण करना, एक आक्रामक शैली होना अलग चीज है। लेकिन आप बिल्कुल एक जी, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं, एक तरफ आप सम्मान करते हैं, उसको कहते हैं कि ये मंदिर है लोकतंत्र का, आप वहां लेट जाते हैं, और उसी तरफ लोकतंत्र के एक लोक सेवक को आप कहते हैं पटक के मारेंगे। ये दोनों विरोधाभासी चीजें बिल्कुल, हैं, और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती हैं। या तो आप कानून में हम्म, आस्था रखेंगे, या फिर आप कानून तोड़ेंगे। तो अगर आप, इससे पहले बिल्कुल, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जब वो चुनाव नहीं जीते थे, वो बाघमारा के किसी जी, कोलियरी के बीसीसीएल के जीएम के साथ भी चेंबर में भीड़ लेकर चले गए, वहां फाइलें पटकने लगे। तो ये जानबूझकर करते हैं। इनको, जैसा आपने कहा कि इनको अभी अंदाजा नहीं है, इनको लगता है कि 2-4 केस हो जाएंगे तो हम ज्यादा लोकप्रिय होंगे। लेकिन अभी आपको याद होगा, हम्म, सिल्ली से एक विधायक जीत कर गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनका नाम है अमित महतो। जी, अमित महतो अच्छा, 2014 में सिल्ली से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे, और विधायक बनने हम्म, के बाद इसी तरह का तेवर था। वो भी उस समय काफी यंग थे, और उनको लगा कि विधायक बन हम्म, गए तो हमने दुनिया जीत ली है, अब हमारे सामने कुछ नहीं है। उन्होंने एक सीओ पर हाथ चला दिया किसी बात को लेकर, केस हो गया। उस बिल्कुल, केस में जी, उनको सजा हो गई, उनको 2 साल की सजा हुई, उनकी विधायकी चली गई। बाद में वहां उपचुनाव हुआ, उनकी पत्नी जीत कर आई। अभी जाकर उनकी सजा हम्म, अदालत ने कम कर दी है, 1 साल की कर दी है, तो चुनाव लड़ने के योग्य हुए हैं। इस बार फिर चुनाव उन्होंने लड़ा है। तो जयराम बच्चों को इन सब खतरों अच्छा, को भी देखना होगा कि ज्यादा प्रसिद्धि हम्म, पाने के चक्कर में और ज्यादा अखबारों में लाइमलाइट लेने के चक्कर में लोक सेवकों पर हमला करना घातक हो सकता है, क्योंकि अब जो सरकारी काम में बाधा डालने का जो कानून में संशोधन होने के बाद वो गैर जमानती हो गया, उसको जी, सजा हो जाती है। तो ये भी सोचना होगा। हम्म, और दूसरा देखना होगा कि एक सस्ती लोकप्रियता का समय अब बीत गया।
जहां तक उनको पहुंचना था अब वो पहुंच गए। अब उनको देखना है कि अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपने काम से लोगों का दिल जीतना होगा, भरोसा जीतना होगा। ये उठा के पटक देंगे, मार देंगे, ये सब करने से इनकी लोकप्रियता अब नहीं बढ़ेगी। अब लोगों ने जिन जो अपेक्षाएं इनसे लगा रखी होंगी, जो वादे इन्होंने किए जी। होंगे, वो इनको पूरे करने होंगे। ये सिर्फ धमकी देकर या अधिकारियों को हड़काकर और ये इसका वीडियो वायरल करके इनको अब लाभ नहीं होगा, क्योंकि 5 साल तक इन पर जनता की भी नजर रहेगी, पत्रकारों की भी जी। नजर रहेगी। विधानसभा जहां ये बैठते हैं वहां भी उनसे सवाल जवाब लोग करेंगे, तो जवाबदेही उनकी सदन के प्रति भी है, जनता के प्रति भी है। तो मुझे लगता है कि जयराम महतो जितनी जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी उतना ही फायदा उनको होगा। इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं उससे उनका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि झारखंड में या तो लोग बहुत गरीब हैं, विकास से कोसों दूर हैं, हम कह सकते हैं हजारों कोस दूर हैं, या जी फिर बहुत अमीर हैं। तो जयराम महतो को लग रहा है कि हमारे समर्थक जो विकास से हजारों कोस दूर हैं, और जिस एग्रेशन की बात वह कह रहे डंके की चोट पर, मैं एक कॉन्क्लेव में भी उन्हें बोलते हुए देख रहा था, जहां और दूसरे तमाम नेता भी मौजूद थे, कि उन्हें लगता है कि मेरा ये तेवर ही हमारी जनता को पसंद है। लेकिन इस तेवर का नुकसान भी है आगे चलकर, यह समझना होगा। क्योंकि जी देखिए, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, देखिए गैर जमानती धारा 353 पहले भी था, और जी अब इसका प्रयोग जो है वो सरकारी एजेंसियां हैं वो तेज करने लगी है। और हेमंत सोरेन भी तो यह समझेंगे ना कि जयराम महतो कितनी बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, और फिर उसी हिसाब से आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। जी जी। दूसरा है कि अपने प्रतिनिधि बने हैं डुमरी से। डुमरी छोड़कर वो कभी जी। बागमारा की तरफ चले जाते हैं, कभी गोमिया की तरफ चले। ठीक है, आप एक नेता है, अपनी पार्टी के काम के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ वहां जाकर अफसरों को धमकाना या इस तरह का संदेश देना कि नहीं, मैं जहां चाहे वहां कुछ भी कर सकता हूं, ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं। और जयराम महतो चूंकि बहुत युवा है, हमने आपने तो झारखंड आंदोलन का जमाना भी देखा है। जब जब यहाँ के जो बिल्कुल। उस समय के नेताओं के कहने पर 2-2 दिन, 3-3 दिन झारखंड बंद हो जाया करता था, गाड़ियां नहीं बॉर्डर पर क्रॉस जी। करती थी। तो जयराम महतो और उनके जो समर्थक है वो इस नई पीढ़ी की उपज है। उनके लिए झारखंड आंदोलन वो आंदोलन नहीं है। इनके लिए झारखंड का आंदोलन का मतलब है कि सरकारी अफसरों को धमका दो, या किसी कोलियरी को के अफसर को डांट दो, या इंडस्ट्री के खिलाफ बोल दो। इन लोगों को ये समझना होगा कि देश का या राज्य का विकास करना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। उद्योग नहीं होंगे, व्यापार नहीं बिल्कुल। होगा, तो आपके लोग ऐसे भी पलायन करते जाएंगे। ये लोग हमेशा जी। जयराम का भाषण सुनिए, विस्थापन की, पलायन की बात करते हैं, लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज को चलने नहीं देंगे, हर इंडस्ट्री को आप संदेह की दृष्टि से देखें कि वो शोषक है, हर कोयला खदान में काम करने के बाद जो जीएम है या जो प्रबंधन है उसको आप कहेंगे कि आप शोषक हैं, तो ये जब तक नौकरी नहीं, जब तक उद्योग नहीं होंगे, जब तक मिनरल्स खदानें नहीं चलेंगी, तब तक रोजगार कहां से बनेगा। एक उद्योग के ऊपर कितने बिल्कुल। परिवार टिके होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। कोई आदमी नौकरी करता है, कुछ आदमी उस जगह के बाहर रोजगार लगाता है, कुछ आदमी ट्रांसपोर्टिंग करता है, कुछ आदमी सप्लाई करता है, तो हजारों लोगों का जीवन जुड़ा होता है। जब आप किसी उद्योग को जी। बाधित करने जाते हैं या किसी इंडस्ट्री के काम में दखल अंदाजी करते हैं, तो उससे आप अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे होते हैं। जो आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर अभी तालियां बजा रहे हैं, वो जब मेच्योर हो जाएंगे, जब 35 साल 40 साल की उम्र में जाएंगे, तब उनको लगेगा कि हमारा किस तरह से मिसयूज किया गया और हमारी जवानी किस तरह से बर्बाद की गई। तो ये लोगों को भी ये समझने जी। की जरूरत है। दूसरा कि सरकारी जी। कामकाज अपने तरीके से चलता है, बहुत सारे कागजी वर्क होते हैं और एक हायरार्की बनी हुई है। तो हर हर अधिक नीचे का अधिकारी ऊपर के अधिकारी को रिपोर्ट करता है। तो आप किसी नाजिर को गाली देकर या उसको धमकाकर उसका क्या कर लेंगे। एक चौकीदार का मामला था, सही। चौकीदार के बारे में बताया गया कि वो रिटायर हुआ था 2018 में, और उसका जो कुछ ड्यूज निकलना जी। था वो उसमें कुछ विलंब हुआ, और जब ड्यूज क्लियर हुआ उसके पहले चौकीदार कोर्ट चला गया। अब हम सब जानते हैं कि एक जी। बार कोर्ट में मामला चला जाता है तो सरकारी जो विभाग है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है वो कुछ नहीं करते। तो कोर्ट का फैसला नहीं आया था, बिल्कुल। और चौकीदार ने शिकायत की कि हमसे नाजिर ने पैसा मांगा, बिना कुछ पूछे ताछे, बिना कुछ समझे उस पर जयराम महतो बरस पड़े। तो मुझे लगता है कि अब इन सब युवा अब छात्र नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, और अब रोड साइड पॉलिटिक्स करने का समय बीत गया है। अब थोड़ा गंभीर राजनीति उनको भी करनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से मुझे लगता है कि सीख भी मिलेगी उनको। जी।
नहीं, आप कह रहे हैं सीख मिलेगी, लेकिन एक बात है ना जो आपने कहा कभी बाघमारा चले जा रहे हैं, कभी कहीं और चले जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं को तो सीएम मटेरियल घोषित कर दिया है ना कि जी मैं सीएम मटेरियल हूं। तो फिर वह कैसे डुमरी तक रुके रहेंगे? वह पूरे झारखंड को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे ही करेंगे और 2029 के वह सशक्त दावेदार बनना चाहेंगे। इसके लिए वह पार्टी को भी मजबूत करना चाहेंगे, संगठन को भी मजबूत करना चाहेंगे। अब संगठन और पार्टी मजबूत करना कितना मुश्किल होता है, कितना धन खर्चा होता है, कितनी शक्ति लगती है, यह भी हम और आप समझते हैं। जी जी। हाँ, लेकिन उसमें उनको तो एक 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 बाउंड्री लाइन तो बना के रखनी होगी ना कि इस लाइन के आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। देखिए सरकार उनकी नहीं है, सरकार तो हेमंत सोरेन की है और बहुत मजबूत सरकार है, पूरे बहुमत की 2/3 से ज्यादा बहुमत की सरकार है। तो ज्यादा उछल कूद करेंगे और अगर 10-15 मुकदमे हो गए और एक आध मामले में अगर गिरफ्तार कर लिया गया उनको, तो फिर पता चलेगा कि ये पूरा उनका कार्यकाल जो है वो अदालतों के चक्कर लगाते और कचहरियों में और जेल के अंदर से निकलते और अंदर जाते और बाहर आते बीत जाएगा। तो ऐसे में वो क्या कर लेंगे? बिल्कुल। संगठन बनाना, एक पार्टी खड़ी करना एक अलग विषय होता है, लेकिन इस तरह का जो अधिकारियों को धमकाना या इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट करना, समर्थकों को भड़काना। एक मैं वीडियो देख रहा था, उनके एक समर्थक कह रहे थे कि जयराम दा ने बोल दिया है कि जो अफसर काम नहीं करता उसको पीटो। तो ये तो अराजकता की स्थिति है ना। ऐसा ऐसा कोई विधायक कैसे कह सकता है? आप नाजी से बात करें और देखिए समानता की जब बात करेंगे, देखिए आपने नाजी से बात कर ली और कह दिया कि पीट देंगे। क्या ऐसी ही भाषा में आप किसी एसपी और डीसी से बात कर पाएंगे? बिल्कुल। दूसरा है कि एक विधायक है, इनको समझना चाहिए कि एक विधायक को किनसे बात करनी चाहिए और किस अंदाज में बात करनी चाहिए। टेलीफोन पर कोई आदमी आपको पहचान नहीं रहा है, आप वास्तव में जयराम महतो हैं या कोई और है, विधायक है या नहीं है, ये तो कोई आदमी फोन पर पहचानता नहीं, आपका नंबर भी सबके पास नहीं है। वो उस आदमी का कहना था कि मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, इसलिए मैं फोन उनका 2 बार नहीं उठा पाया। तो ये सब चीजें समझनी होंगी कि आप विधायक हैं तो आप डीसी से बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे, या फिर आप नाजिर से और राजस्व कर्मचारी से या फिर किसी सफाई कर्मचारी सबसे खुद ही बात करने लगेंगे, तो फिर ये स्थिति तो ऐसी आएगी कहीं ना कहीं कि हर आदमी आपको पहचानेगा नहीं और हर आदमी का बात करने का तरीका अलग होता है। आजकल के राजनेताओं का सगल हो गया। देखिए किसी चीज को नहीं समझते, रात को 11 बजे भी फोन कर देंगे, रात को 12 बजे भी फोन कर देंगे, इमरजेंसी हो चाहे ना हो, और वह चाहते हैं कि तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाएगा। हाँ, हमने ऐसे भी अधिकारियों पदाधिकारियों को देखा है जिन्हें जनता से कोई मतलब ही नहीं होता, जनता का कॉल ही रिसीव नहीं करते। खैर चलिए, तो ये जयराम महतो की बात हो गई। आगे हम बात करें रविंद्रनाथ महतो की। हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री बने ही, रविंद्रनाथ महतो फिर से विधानसभा अध्यक्ष, और यह अच्छी बात हुई कि सभी पार्टियों ने उनका समर्थन किया। लेकिन रविंद्रनाथ महतो ने एक मिथक को तोड़ा कि जो विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है वह फिर से चुनाव नहीं जीतता है, और जब चुनाव ही नहीं जीतेगा तो फिर से विधानसभा अध्यक्ष कैसे बनेगा? सबसे पहले हेमंत सोरेन ने मिथक तोड़ा कि झारखंड में लगातार दूसरी बार कोई सरकार बनती ही नहीं बनती है। तो रविंद्रनाथ महतो पर इतना हेमंत सोरेन का भरोसा, क्या है इसके पीछे की कहानी? रविंद्रनाथ महतो मूल रूप से यादव है ना? जी, तो रविंद्रनाथ महतो चौथी बार जीते हैं और पिछली बार का कार्यकाल उनका उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सदन को चलाया था, और खास करके 2-3 मामलों पर उनकी बड़ी चर्चा भी रही थी, क्योंकि उनके रहते ही 2-3 मामले ऐसे आए, जैसे झारखंड विकास मोर्चा 2 भागों में टूटा और बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी ज्वाइन की 2020 में फरवरी में, और उनके साथ 2 और जीत कर आए थे, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव, ये कांग्रेस में चले गए थे। नेता प्रतिपक्ष बनाया बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को, जेएमएम ने इसको ऑब्जेक्शन कर दिया और रविंद्रनाथ महतो ने अंतिम तक उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया। बाद में अमर बावरी को आखिरकार भाजपा को नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ा। यही नहीं, उनको बीजेपी का माना भी नहीं और उनको बोलने के लिए भी समय नहीं देते थे। तो इतने सख्त तेवर थे। 2-2 लोगों, फिर बाद में कुछ लोगों की सदस्यता भी गई जो पिछला लोकसभा चुनाव जब लड़ रहे थे। तो भाजपा के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस का टिकट पर लड़ गए, और लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक थे, वे उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया था जेएमएम से बगावत करके। तो इन दोनों की सदस्यता भी तत्काल शिकायत मिलते ही उन्होंने अयोग्य किया उनको विधानसभा की सदस्यता से। तो कार्यकाल इनका एक कड़क विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, जहां जरूरत पड़ी वहां कड़क दिखे, जहां नरम जरूरत पड़ी वहां नरम दिखे। तो यही कारण था कि इस बार सभी दलों ने, भाजपा ने, जदयू ने, लोजपा ने, जयराम महतो की पार्टी ने, उनकी अपने जो गठबंधन के दल, सब ने 7 सेट में इनका नॉमिनेशन भरा गया और सर्वसम्मति से इनको विधानसभा अध्यक्ष बना गया। दूसरा यह है कि इनके पहले जो लोग बनते रहे, जैसे रघुवर दास के समय डॉक्टर दिनेश उरांव थे,
वो चुनाव हार गए। उनके पहले शशांक शेखर भोक्ता थे, वो चुनाव हार गए। तो पिछले 2-3 चुनाव से ये मिथक बन गया था कि जो विधानसभा अध्यक्ष बनता है वो चुनाव नहीं जीतता है। तो इस बार रविन्द्रनाथ महतो ने इस मिथक को भी तोड़ा है और झारखंड विधानसभा के लगातार दूसरी बार जो अलग-अलग जो टेन्योर में अध्यक्ष बनते हैं, वो लगातार दूसरी बार बनने वाले पहले विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये उनके साथ एक जो नई चीज उन्होंने की है, वो ये है कि लोग कह रहे थे कि नाला में लड़ाई भी बहुत टफ थी, नाला में लड़ाई भी बहुत टफ थी और बहुत मुश्किल से जीते हैं। मैं गया था नाला में लड़ाई वाकई बहुत टफ थी और ये कहा जा रहा था कि इस बार शायद न जीते, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अच्छा खासा मार्जिन था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत कम मार्जिन था। तो अच्छे खासे वोटों के अंतर से रविन्द्रनाथ महतो चुनाव जीते वहां पर। तो एक लोकप्रिय है, मृदुभाषी है, सरल सहज व्यक्तित्व है उनका। तो ये मुझे लगता है कि लोगों ने उनको ये सब देखा होगा और साथ एक विधानसभा का एक नाला के लिए भी गर्व की बात है कि उनका प्रतिनिधि वहां विधानसभा अध्यक्ष है। तो आज वो बन गए। तो आज ही का दिन 11 दिसंबर देखिए, मुझे लगता है कि मैया सम्मान योजना की किस्त जारी होनी है और 2500 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे जाने हैं। हेमंत सरकार ने पैसे की व्यवस्था कर ली है। आज अखबारों की रिपोर्ट है कि अलग-अलग विभागों से कुछ पैसे सरेंडर कराए गए हैं और इसके अलावा जो है रेवेन्यू में बढ़ोतरी के लिए सरकार की तरफ से निर्देश है कि रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, क्योंकि राजस्व का जो लक्ष्य निर्धारित करती है सरकार, वो कभी पूरा वसूल नहीं पाती है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो नए वित्त मंत्री बने राधाकृष्ण किशोर और हेमंत सोरेन मिलकर कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे। खनिज पर सेस लगाने का राइट मिल गया है अब राज्यों को भी, तो कोयला से और जो आयरन ओर है या बालू है या गिट्टी है, इन पर सेस लगाने से भी कुछ आय होगी। शराब से एक बड़ा राजस्व आता है तो उससे भी आएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से इंतजाम तो जरूर करेंगे। कर्ज भी ले सकते हैं, क्योंकि 15,000-18,000 करोड़ कर्ज की सीमा है। 5,000 करोड़ तक लिया गया है शायद, या 3,000 करोड़, तो अभी 10-15,000 करोड़ का कर्ज भी ले सकते हैं। राजस्व की व्यवस्था मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार कर लेगी इसको। चलिए, तो देखिए राजस्व की व्यवस्था हो जाएगी। झारखंड डायरी में, माफ कीजिएगा, झारखंड डायरी में आज हमने तमाम विषयों की चर्चा की। आप देखते रहिए हमारे लाइव सिटीज को, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।